नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 26 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए अभ्यास प्रश्नों को हम आपको देंगे। साथ साथ आज के महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। लिथियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पृथ्वी की सबसे हल्की या सबसे कम सघन धातु माना जाता है। पहला कथन सत्य है। ध्यान रखें, पृथ्वी की सबसे हल्की और सबसे कम सघन धातु यह मानी जाती है। इस आधार पर पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा, यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है तथा इसे निर्वात, निष्क्रिय वातावरण या अक्रिय तरल जैसे शुद्ध मिट्टी के तेल या खनिज तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए। लिथियम की अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर वातावरण में जो भी नमी या ऑक्सीजन का भाग होता है, पानी का भाग होता है, उसके साथ में एक तरह से ये प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए इसे निर्वात, निष्क्रिय वातावरण या अगर हम बात करें जो अक्रिय तरल पदार्थ हैं जैसे शुद्ध मिट्टी के तेल या खनिज तेल में संग्रहित किया जाता है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, लिथियम सॉल्ट बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारी के इलाज में मूड स्टेबलाइजर और एंटी डिप्रेसेंट के रूप में उपयोगी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो ऐसी स्थिति में उसके मस्तिष्क को नियंत्रित करने और जो भी एक तरह से कह सकते हैं नकारात्मक स्थितियां हैं उसमें उस मानसिक स्थिति को थोड़ा शांत करने के लिए लिथियम साल्ट काफ़ी उपयोगी रहता है। इस आधार पर तीसरा कथन सत्य है। एक दो तीन तीनों सत्य हैं, इसीलिए उत्तर हमारा डी, एक दो तीन तीनों सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो कोशिश ये की जा रही है कि जो भी एक तरह से लिथियम का खनन है उसको बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर अगर हम वर्तमान में देखें तो 7 इस तरह की परियोजनाएं हैं जो लिथियम खनन के साथ भारत में जुड़ी हुई हैं। इन्हें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में प्रमुख रूप से संचालित किया जा रहा है। लिथियम की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो बैटरी के उत्पादन है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक वाहन की बात कर रहे हैं, लिथियम बैटरियां भविष्य के लिए कहीं ना कहीं आवश्यक हैं। इसीलिए भारत के द्वारा लिथियम के खनन की प्रक्रियाओं को तेज किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं ये हैं। तो ध्यान रखें, बाल श्रम निषेध और विनियमन जो हमारा कानून है वह 1986 का है। 2016 में 1986 के कानून में जो संशोधन किया गया था उसके आधार पर आपको दो विकल्प दिए गए हैं। पहला, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं को छोड़कर बाकी व्यवसायों में काम करने की अनुमति होगी। ये अगर हम देखें तो 2016 के संशोधन के पहले था, लेकिन 2016 में संशोधन के बाद 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के रोजगार में एक तरह से कार्य देने की जो स्थितियां हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस रूप में पहला कथन असत्य है। दूसरा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय उद्यमों में काम करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि वहां पर जोखिम ना हो। हम ध्यान रखें, 2016 से पहले जो स्थितियां थी, चाहे जोखिम हो या जोखिम ना हो, दोनों स्थितियों में अनुमति दी जाती थी। लेकिन अगर हम 2016 के संशोधन के बाद देखें तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो पारिवारिक व्यवसाय में तभी काम करेंगे जब वहाँ पर किसी भी तरह का जोखिम ना हो, यानी नॉन हैजार्डियस जो एक तरह से उद्यम है वहाँ पर वो काम कर सकते हैं जो पारिवारिक व्यवसाय हैं। यहाँ पर दूसरा कथन सत्य है, पहला असत्य था, तो यहाँ उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आप ध्यान रखें कि 2016 के संशोधन के बाद प्रमुख रूप से अगर हम बच्चों की बात करें या किशोरों की बात करें, दोनों को एक तरह से जो खतरनाक उद्यम है उनमें एक तरह से कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। अगर हम 14 से 18 वर्ष की आयु की बात करें तो इसमें किशोर एक तरह से बच्चे आ जाते हैं। इनको भी जो खतरनाक एक तरह से उद्यम है, जैसे अगर हम खान की बात करें तो वहां पर काम करने की अनुमति नहीं है। 2016 में संशोधन के बाद जो एक तरह से कानून में प्रक्रियाएं लाई गई उसमें बच्चों के साथ साथ जो किशोर हैं उनको भी किसी भी तरह के जोखिम के उद्यम जैसे खान की अगर हम बात करें तो उसमें काम करने की अनुमति नहीं है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है। भारत में ध्यान रखें, व्यावसायिक खेती के लिए अगर किसी तरह की आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को अनुमति दी गई है तो वह है कपास। कपास की जब हम बात करते हैं जिसको अनुमति दी गई है तो वो है बीटी कॉटन। तो यह प्रमुख रूप से एकमात्र कह सकते हैं फसल है जो आनुवंशिक रूप से संशोधित है, जो व्यावसायिक रूप में भारत में उत्पादित की जाती है। यानी उत्तर है आपका 2,
बैगन, सुनहरा चावल, सोयाबीन एक तरह से शामिल नहीं है। इसीलिए उत्तर है हमारा बी, केवल 2 सत्य हैं। यह प्रश्न हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं किसी भी तरह से आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल को भारत में व्यावसायिक रूप से अनुमति दी जाएगी, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संस्था काम करती है, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसको हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति कहते हैं। इसकी जांच के बाद अगर रिपोर्ट आती है और यह अनुमति के लिए एक तरह से सिफारिश करती है, तभी किसी भी तरह की आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल को हम भारत में एक तरह से उपयोग कर सकते हैं व्यावसायिक रूप में उत्पादन के लिए। और आप ध्यान रखें, जीएसी का जो गठन है वो एक वैधानिक संस्था के रूप में किया गया है और इसका गठन प्रमुख रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें 1989 में इसके संदर्भ में जो नियम बनाए गए थे उस आधार पर प्रमुख रूप से यह समिति काम करती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। स्मिथ द्वीप, लॉन्ग द्वीप, हैवलॉक द्वीप और रटलैंड द्वीप। इन चारों द्वीपों को अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो प्रमुख रूप से हमें मैप में एक तरह से इसे देखना पड़ेगा। तो जब हम स्मिथ आइलैंड की बात करते हैं तो ये आपका एक तरह से पहली यहाँ पर लोकेशन में है। दूसरा अगर हम बात करें लॉन्ग आइलैंड की तो यहाँ पर स्थित है। तीसरा हैवलॉक अगर हम द्वीप की बात करें तो ये उसकी एक तरह से स्थिति है। और रटलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चौथी इसकी स्थिति है। तो आपसे एक तरह से पूछा गया है स्मिथ, लॉन्ग, हैवलॉक और साथ साथ रटलैंड। तो सबसे उत्तर में हो गया स्मिथ द्वीप, उसके बाद लॉन्ग द्वीप, फिर हैवलॉक द्वीप और सबसे अंत में यानी सबसे दक्षिण में रटलैंड द्वीप। तो इस रूप में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 क्रम में लगे हुए हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए, 1, 2, 3, 4। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम ही लगा हुआ है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जलीय क्षेत्रों में एक तरह से जो वायुयान है उन्हें उतारने की जो प्रक्रिया है उसकी अनुमति दी गई है। और इसके लिए आप देखें तो 14 इस तरह के वाटर एरोड्रम हैं जिनकी अनुमति उड़ान योजना के अंतर्गत यानी उड़े देश का आम नागरिक उसके अंतर्गत दी गई है। वर्तमान में इस प्रकार की जो अनुमति है प्रमुख रूप से 14 अलग अलग जल क्षेत्रों को दी गई है जहां पर वायुयान उतारे जा सकते हैं और ये पर्यटन के लिए काफ़ी मदद करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सरदार सरोवर बांध जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है, साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद। इसी के साथ साथ स्वराज द्वीप जिसको हम पहले हैवलॉक द्वीप भी कहते थे, शहीद द्वीप जो पहले नील द्वीप कहलाता था, लॉन्ग द्वीप, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गुवाहाटी रिवर फ्रंट की अगर हम बात करें, साथ साथ उमरंगो रिजर्वायर आसाम में, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना, प्रकाशम बैराज आंध्र प्रदेश, मिनिकॉय कवरत्ती अगाती लक्षद्वीप में। ये अलग अलग वाटर एरोड्रोम है जहां पर अनुमति दी गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। आप वायुयान को उतारकर पर्यटन की स्थितियां आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो सरदार सरोवर बांध के पास जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहां पर किया जाता है और प्रमुख रूप से ये सक्रिय है अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2020 से। लेकिन कोविड के कारण आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सी प्लेन उतारने की जो स्थितियां हैं वो अभी रुकी हुई हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2022 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। यहाँ पर हम ध्यान रखें जो पहला कथन है वो गलत है अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें। दूसरा, नए संविधान को स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। दूसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, इसीलिए उत्तर है हमारा बी, केवल 2 सत्य हैं। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखें, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को एक राष्ट्रीय डाटाबेस में लाने के लिए प्रमुख रूप से ई श्रम जो पोर्टल है उसको विकसित किया है और इसे आधार के साथ में जोड़ा भी गया है। आप ध्यान रखें, इसमें किसी भी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका नाम, व्यवसाय पता, व्यवसाय का प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार के जो विवरण हैं वो एक तरह से होते हैं। साथ साथ उनकी रोजगार योग्यता की जो अधिकतम प्राप्ति हो सकती है और सामाजिक सुरक्षा के जो लाभ हैं वो भी इस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से दिए जाते हैं। यहाँ पर प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, जितने भी असंगठित श्रमिक हैं सभी का इसको भारत में पहला राष्ट्रीय डाटाबेस माना जाता है।
जब भी कोई असंगठित क्षेत्र का श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन नंबर दिया जाता है और ये विशिष्ट होता है। और आप ध्यान रखें, ये जो यूएन नंबर होता है ये स्थायी होता है। एक बार एक तरह से इसको किसी व्यक्ति को देने के बाद जीवन भर ये नंबर अपरिवर्तित रहता है। एक असंगठित कार्यकर्ता ई श्रम पोर्टल पर जाकर या निकटतम जो भी आपका कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर जाकर सहायता प्राप्त करके अपना पंजीकरण करा सकता है। जब हम असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रतिष्ठान या इकाइयां शामिल हैं जहां पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन या बिक्री की जाती है, जहां पर 10 से कम श्रमिक एक तरह से कार्य करते हैं। और ध्यान रखें, ये जो इकाइयां हैं वो ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इस तरह की इकाइयों में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप ध्यान रखें, कोई भी असंगठित क्षेत्र का जो श्रमिक है जो 16 से 59 आयु सीमा में आता है वह ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है। जब भी कोई असंगठित क्षेत्र का श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराता है तो उसकी आधार संख्या, मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हुआ हो और बैंक खाते की आवश्यकता रहती है। यदि किसी श्रमिक के पास आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर नहीं है तो निकटतम जो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना पंजीकरण अंतिम रूप में करा सकता है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है और भविष्य में असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से ही वितरित किए जाएंगे। ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकित किया जाता है और पहले वर्ष के लिए जो प्रीमियम है वह श्रम और रोजगार मंत्रालय देता है। और ध्यान रखें, इस योजना में प्रमुख रूप से 18 से 70 आयु वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो भाग ले सकते हैं। यदि आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है तो 2 लाख रुपए इस योजना में दिए जाएंगे और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थिति में पात्र जो असंगठित श्रमिक हैं उनको आवश्यक सहायता देने के लिए इस डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा। जैसा कोविड-19 महामारी के समय देखा गया कि इस तरह के डाटाबेस की कमी थी, इसीलिए इस तरह का डाटाबेस सरकार प्रमुख रूप से बना रही है। आप ध्यान रखें, ई श्रम जो कार्ड होता है उसको नवीनीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट जरूर करें। यह हमारा 26 जुलाई 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।